नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे रीवा। बजट को विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बताया। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने लोकसभा में पेश किए गए बजट को जनहितैषी और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बताया। बताते चले कि नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के सभी हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती पर जोर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में देश और प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। देखिए, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट है और जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, तो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जो महिला हैं और 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। और ये बजट का जो आधार है, इस बजट को जो फोकस किया गया है वह किया गया है 2047 जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएं, तो एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक ऐसा भारत जो दुनिया के सशक्त देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो, ऐसे भारत की बुनियाद बनाने वाला बजट है और ये इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों पर लिखा जाएगा। 2026 का बजट भी समाज के हर नागरिक की आकांक्षाओं का, आशाओं को और भविष्य की मजबूत नींव खड़ी हो, इसको ध्यान में रखकर बढ़ाया गया। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया। बजट के पहले एक घटना हुई कि यूरोप के साथ हमारी डील हुई और यूरोप की साथ हमारी साझा डील का परिणाम ये हुआ कि बजट के बाद यूएस से भी डील हुई और यूएस की डील के बाद फिर एक तरीके से भारत ने अपनी शर्तों के आधार पर डील प्रारंभ की। भारत यूएस के सामने झुका नहीं और हमें गर्व है कहते हुए आज जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी 2 बजे इस पर अपना बयान भी रख रहे होंगे, जबकि मैंने आपसे यहाँ पर मुखातिब हूँ, उन्होंने निश्चित रूप से अपना बयान दिया होगा। जहाँ शेयर मार्केट में बूम आई, जहाँ रुपया मजबूत हुआ 8 साल में सबसे ज़्यादा, ये सब इस बजट के प्रभाव का 4-5 दिन का परिणाम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता जिसे कि हम किसान कहते हैं, और नारी, ये 4 लोग को फोकस करना, साथ ही मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों का सशक्तिकरण, इस पर बहुत ध्यान दिया गया। मैं डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा। अमेरिका से ट्रेड डील हुई, शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया, लगभग 2.5% उछाल आया है। यदि मैं 2013 से, जब यूपीए की सरकार थी, उससे इस बजट की तुलना करूं, 2013-14 में बजट का साइज था 16.65 लाख करोड़। आज बजट का साइज है 53.5 लाख करोड़, लगभग 3.25 गुना बड़ा बजट है। यदि मैं एक विभाग, महत्वपूर्ण विभागों की बात करूँ, वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं, और जैसे मैंने ज्ञान की बात कही, किसान, कृषि मंत्रालय का बजट यूपीए गवर्नमेंट के वक्त मात्र 27,000 करोड़ का था। आज हमारा बजट है कृषि विभाग का 1.62 लाख करोड़, लगभग 6 गुना। तो ज्ञान सिर्फ नारा नहीं है, किसान की संपन्नता सिर्फ नारा नहीं है, हमने बजट में प्रावधान भी किया है। यदि मैं शिक्षा की बात करूं, 13-14 में
यूपीए गवर्नमेंट में जो बजट का 65,867 करोड़, आज है 1,39,285 करोड़, लगभग 2 गुना से भी अधिक। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट गिना रहा हूं, तो मात्र 2.3 लाख करोड़ था। आज का जो हमारा बजट है वो 7.84 लाख है, लगभग 4 गुना स्वास्थ्य का बजट है। यदि हम पूंजीगत व्यय कैपेक्स उसकी बात करें तो आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी इतना बड़ा प्रावधान नहीं किया गया। इस बार लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड ब्रेक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार देता है, विकास देता है, और इसलिए यह भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रहा है। जीडीपी रैंकिंग देखें हम 2013-14 में हमारी जीडीपी रैंकिंग 10वें स्थान पर थी, आज 4थे स्थान पर है। और मुझे बहुत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ बजट का प्रावधान नहीं करती है, बजट राज्य सरकार खर्च करे, और इसके लिए वर्ष में एक बार वो सारे प्रदेशों के सीएस को बुलाकर कि किस राज्य में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट मंगाते हैं और उनसे चर्चा भी करते हैं। क्योंकि अगर वो सशक्त भारत बनाना चाहते हैं तो सशक्त राज्य भी होना चाहिए, और इसलिए राज्य के प्रशासनिक हेड के साथ बैठकर हर वर्ष चर्चा भी करते हैं। कर्तव्य भवन जो नया भवन बना है, आपको मालूम है उसका कर्तव्य भवन नाम रखा है, और कर्तव्य भवन का ये पहला बजट है। और इसमें कर्तव्य भी हमारे 3 प्रकार के कर्तव्य हैं। पहला है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना। आप सभी जानते हैं 2013-14 में हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें-11वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर आ गए हैं, और हम अतिशीघ्र देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कैसे बढ़ेगा, हमारा आर्थिक वृद्धि कैसे तेज होगी, तो उसमें भी बजट में प्रावधान किया गया उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। उत्पादकता कैसे बढ़ाना उसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। दुनिया के अंदर एक अस्थिरता है, आप सभी जानते हैं कि अनेक देश युद्धों में उलझे हुए हैं, और एक तरीके से दुनिया की आर्थिक ग्रोथ रुक गई है। जो थोड़ी से युद्ध हो रहे हैं 3-4 बड़े देशों के बीच में, उसके कारण। पर उस चुनौती को सामने रखते हुए भी भारत ने अपनी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाया है, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया है। अब वैश्विक अस्थिरता है, उसके बीच में भी हमारी आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब उसका कारण है कि उसमें निवेश हम लाए हैं, विनिर्माण और अधोसंरचना को हमने बल दिया है। कर्तव्य नंबर 2 लोगों की आकांक्षाएं। मोदी जी के बनने के बाद लोगों की आशाएं बढ़ी हैं, आकांक्षाएं बढ़ी हैं, तो उनकी क्षमता का निर्माण भी करना। अब कैसे उनकी क्षमता का निर्माण करना, उसके लिए कहाँ कहाँ बजट में प्रावधान किया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चिंतित है एक बात के लिए, पोल्यूशन। हमने जल परिवहन को फोकस किया है, और जल परिवहन के लिए भी बजट में प्रावधान है। नया फ्रेंट कॉरिडोर, बंगाल सूरत जलमार्ग के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नए, मुंबई पुणे हैदराबाद आईटी सेंटर है, मुंबई पुणे कमर्शियल हब है, हैदराबाद बेंगलोर आईटी हब है, हैदराबाद चेन्नई कमर्शियल और आईटी दोनों हैं, चेन्नई बेंगलोर कमर्शियल और आईटी दोनों हैं, दिल्ली बनारस कमर्शियल भी और धार्मिक भी है, वाराणसी और सिलीगुड़ी ये सब धार्मिक भी है और व्यापारिक भी है। ये सब हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है।
मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।